फिजियोलॉजी में ब्लड वाला चैप्टर, को नए बैठे हैं ना वो बच्चे, ध्यान से यहीं से शुरू कर लेना जहाँ से आज कोई मामूली सा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ब्लड में सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि शरीर में किस रूप में बहता है, तरल, ठोस तो नहीं है ना ब्लड। उसके बाद में ब्लड एक संयोजी ऊतक भी है। संयोजी ऊतक समझते हो, जो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, उस ऊतक को क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। तो लगभग लगभग ऊतक जो शरीर में मौजूद हैं वो संयोजी ऊतक ही हैं। तो आप ज़्यादातर नाम सुनते हो वो संयोजी ऊतक ही सुनते हो ना। तो जो आपस में जोड़ता है वो संयोजी ऊतक है। तरल भी हो गया, संयोजी ऊतक भी हो गया। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता किसके तरीके से है, कोई पाइप तो होगी शरीर में, उस पाइप को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, है ना। दो उन पाइपों के नाम होते हैं ना, धमनियां और सीरा। वो धमनियां और सीरा ही तो रक्त वाहिनियां है। तो परिभाषा प्रॉपर मैंने क्या बनाई थी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर में बहता है। ठीक है, तो ये तो थी परिभाषा। फिर मैंने आपको बताया था कि रक्त की सामान्य जो पीएच होती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक योग। तो पीएच कभी भी ठोस की आपने नहीं सुनी होगी, लिक्विड की होती है। तो तरल की पीएच है, इस ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। 7 से ऊपर है इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। एक चीज मैंने रटने के लिए बोला था कि एक आंकड़ा याद कर लेना, अपेक्षिक घनत्व है। रक्त का सामान्य अपेक्षिक घनत्व होता है 1.058 से 1.060। इसका मतलब है वो पाइप में कितनी जगह चाहिए उसको, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन के लिए। आगे से आगे फ्लो तो चलता ही है ना, तो उसके लिए उसको कितनी जगह डायमीटर चाहिए, उतना तो चाहिए चाहिए मिनिमम। तो मैंने ये एक आंकड़ा आपको दिया था। इसके नज़दीक जो भी आए क्वेश्चन पूछे अगला, वो सही कर देना कि 1.058 के सबसे नज़दीक कौन सा है। ठीक है, वो आंकड़ा आप सही करोगे। तो ये तो था परिभाषा, पीएच, प्रकृति और अपेक्षिक घनत्व, लिखा दिया था मैंने कल क्लास में। उसके बाद में मैंने बोला, बीच में एक परिभाषा में एक लाइन आई थी ना, रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनियां दो प्रकार की लिखाई थी मैंने आपको कल, धमनी और सीरा। अब यहाँ बीचों बीच हट होता है, ऐसा ही पशुओं में भी है। अपन कहते हैं ना यार, इस साइड में अठिन हाथ लगा रहा है, मेरा दिल धड़का है। अठिन बेटे यार, अठिन थोड़ा ना दिल धड़का है, बीच में सी है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ हाथ लगाया करो, कोई दिल धड़कने की बात करते हो ना, यहाँ हाथ लगाया करो। तो दिल धड़क रहा है मतलब कहने का अर्थ है रक्त वाहिनियाँ चल रही हैं। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की, धमनी और सीरा, आर्टरी और वेन। धमनी को आर्टरी कहते हैं, सीरा को वेन कहते हैं। धमनियाँ वो होती हैं जो रक्त को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, हृदय से दूर ले जा रही हैं। तो दूर ले जा रही हैं इसका मतलब रक्त कैसा है, शुद्ध। यहाँ से मेरे शरीर में हार्ट से दूर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ब्लड शुद्ध है। तो धमनियों का काम तो है शुद्ध रक्त का परिवहन। और शिराएं क्या करती हैं, रक्त को हृदय के पास लाती हैं, दूर नहीं ले जाती, पास ला रही हैं। इसका मतलब वो रक्त अपने शरीर में जो भर गया ना अशुद्ध, उसको ला रही हैं। तो उसको लाएगी, इसका मतलब वो रक्त कैसा है, अशुद्ध। तो शिरा का काम हो गया अशुद्ध रक्त का परिवहन। शुद्ध रक्त का रंग होता है सुर्ख लाल, अशुद्ध का होता है बैंगनी, पर्पल बोलते हैं जिसको। शुद्ध में ऑक्सीजन होती है, अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ तक करवा दिया। फिर मैंने एक एक अपवाद भी बताया था दोनों का। धमनी का अपवाद फुफ्फुसी धमनी, और सीरा का अपवाद फुफ्फुसी सीरा। ठीक है, फिर मैंने रक्त के दो काम बताए आपको, परिवहन और नियंत्रण। परिवहन कौन कौन सी चीज़ों का करता है, रटो मत, चीज़ को समझ लो आप। परिवहन करता है तीन चीज़ों का, सांस की गैसों का। सांस बिना अपने ब्लड के सांस ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जाएगी, CO2 भी बाहर नहीं निकलेगी। आप जो भी खाना खाते हो वो अंदर वो कौन लेके जाएगा, रक्त। और उसको शरीर से बाहर भी वो ही निकालेगा। यानी पोषक और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है, रक्त करता है। एक हार्मोन है अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी हार्मोन वो होते हैं जो रक्त में घुल जाते हैं, जो रक्त में नहीं घुलते। मैंने उदाहरण दिया था आपको, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, वो सीधा फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इंसुलिन ग्लूकेगोन तो रक्त में घुल जाते हैं। ठीक है, अग्नाशय रस वगैरह वो घुलते नहीं है। तो कहने का अर्थ है जो अंतःस्त्रावी हार्मोन है जो ब्लड में घुलनशील हैं, उनका परिवहन कौन करेगा, ब्लड करेगा। बहिस्त्रावी का नहीं करेगा कभी भी ब्लड। ये तो थे परिवहन के काम। नियंत्रण मतलब चीज़ों को मेंटेन करना। अब परिवहन
इसके बाद में नियंत्रण आ रहा है। नियंत्रण मतलब जो चीज़ जैसी है उसको मेंटेन करना है। ये काम किसका है? ब्लड का। कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है? पीएच। जितने भी द्रवों की पीएच है यदि वो हिल गई इसका मतलब आपके शरीर में रोग हो गया। तो पीएच पहले तो ब्लड कंट्रोल करने का काम करता है, अन्य द्रवों की भी, खुद की तो करता ही करता है, अन्य द्रवों की, ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर में घूम रहा है। तापमान, सब खून गर्म होता है तब अपन कहते हैं ना बुखार आ गई, तो तापमान को भी कंट्रोल करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ब्लड में ही तो एंटीबॉडी बनती हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर में रक्त बढ़िया है तो अपनी इम्यूनिटी भी बढ़िया होगी। इसीलिए कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कम हो गया यार, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो मतलब आप कमजोर हो गए, तो हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए शरीर में। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, तापमान, पीएच और रक्त का थक्का बनना, इन चार चीजों को कंट्रोल करता है रक्त। रक्त का थक्का बनेगा क्या यदि आपके शरीर में ब्लड कम है? नहीं बनेगा, देरी से बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन ब्लड देरी से बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है शरीर में, ठीक है। तो परिवहन का काम, नियंत्रण का काम, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने कल पहली क्लास में थोड़ा थोड़ा सा ही बताया था, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट करना था, इंजन गर्म होगा तो अब धीरे धीरे अपन रफ्तार को पकड़ लेंगे। अब देखो रक्त के संगठन के ऊपर आते हैं, तो जो आज आए हैं वो यहाँ से शुरू कर लेना, कोई बात नहीं, आपकी पहले वाली एक दो क्लास मिस होती हैं, होता है नए नए बैच में, वो वापस आपको लिखा देंगे रिपीट करवा के, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार लिखना मत, आप मेरी तरफ देख लो, समझना जरूरी है। रक्त का संगठन, कोई अंग्रेजी मीडियम का भी हो तो मेरे को साथ में बोल देना सर अंग्रेजी भी बता दो। ब्लड कंपोजिशन, तो संगठन तो समझते हो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बन रहा है? तो दो चीजों से मिलकर रक्त बनता है, आपने सुनी हुई है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ठीक है। दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर ब्लड बनता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आपने टेस्ट ट्यूब तो सुनी हुई है, अपन 11वीं में प्रैक्टिकल करते थे उस वक्त, टेस्ट ट्यूब तो देखी है सबने, कांच की एक नलिका होती है जिसमें अपन लिक्विड को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो मान लो, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मान लो आप किसी भैंस से, गाय से, मनुष्य से 100 ml ब्लड निकाल लो, कितना? 100 ml। मान लो इसमें मैंने 100 ml ब्लड भर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ मत मिलाओ आप, कुछ नहीं मिलाना आपको, एक बार देख लो आप, कुछ सेकंडों में एक क्रिया होगी। आपने इसमें ब्लड को डाल दिया, अब देखो नीचे की तरफ यहाँ पे 45 ml यानी 45% भाग है वो नीचे बैठ जाता है, इसको कहते हैं रक्त कोशिका। इसका रंग होता है लाल, ठीक है। पेंदे में बैठ गया 100 में से 45 ml, हमेशा प्रतिशत 100 में से लेते हैं तो मैं 45 समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, 45% पेंदे में बैठ गया, उसका रंग कैसा है? लाल। और बाकी कितना बच गया बताओ? 55% ये यहाँ पे ऊपर इकट्ठा हो गया, इसका रंग कैसा है? पीला, इसको कहते हैं प्लाज्मा। ये कितना प्रतिशत था? ये बस ये चीज आप समझ जाओ कि कोई भी ब्लड है ना अपने शरीर में, वो इसी कंपोजिशन में मौजूद है। अपने ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में है प्लाज्मा और सेकंड नंबर पे है, तो 55-45 का रेशियो लगभग चलता है। मान लो किसी में यार 53-47 हो गया, तो वो कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग आंकड़ा ज्यादा किसका है? प्लाज्मा, और उससे कम, थोड़ा सा कम क्या है? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, समझ गए? तो मैं इसको हटाता हूँ, ये चीज समझने के लिए बताई थी सिर्फ आपको। अब देखो रक्त को पहले मैं आपको ये समझाऊंगा प्लाज्मा, उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपन पढ़ेंगे रक्त कोशिका। रक्त कोशिका 3 प्रकार की आपने नाम सुने हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनको अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये 3 रक्त कोशिकाओं से मिलकर ब्लड बनता है, और साथ में जो लिक्विड मौजूद होता है, द्रव मौजूद होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो पहले प्लाज्मा पढ़ लें और फिर पढ़ लेंगे रक्त कोशिका। अब एक एक करके समझना, प्लाज्मा कितना प्रतिशत था? किसी भी बॉडी के अंदर 55% संगठन में है, लगभग लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। 53 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, कई बार 56 भी हो सकता है। आ जाओ, तो 55% प्लाज्मा है और 45% बचा हुआ क्या है? रक्त कोशिका। 45% ये, ठीक है। तो संगठन बन गया। अब देखो मेरे को खुद बताते जाओ आप, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला।
अब आपको कोई पूछे कि पीला क्यों है, तो आप कहोगे दो वर्णक पाए जाते हैं इसमें, बिलीरुबिन और कैरोटीन। बिलीरुबिन और कैरोटीन वर्णकों के कारण प्लाज्मा का खुद का रंग होता है पीला। ठीक है, प्योर येलो नहीं होता, मैं आपको बताऊं ग्रेइश येलो की तरफ होता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि येलो सब्सटेंस लिए हुए है तो अपने को मोटा मोटा एक ही चीज दिखती है। अपने अपन सबके वैसे रोग नहीं होता, लेकिन आंखों में अपने को वास्तव में कलर का आभास नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में नहीं पता अपने को कि कौन सा कलर है। अपन ग्रे को पर्पल बोलते हैं, पर्पल को ग्रे बोलते हैं, ये मतलब अभी तक अपने को कलर की डेफिनेशन नहीं पता है। अपने को कभी बताया ही नहीं गया भाई, अपने तो वही बताया अपने को 4-5 कलर है, ये लड़कियों का फेवरेट है, ये लड़कों का फेवरेट है, इतना ही पता है। ठीक है, तो प्लाज्मा 55% है, प्लाज्मा का खुद का रंग कैसा है, पीला। पीला रंग क्यों है, बिलीरुबिन और, बस यहां तक तो इतनी बात थी ना। अब देखो अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर क्रिया विज्ञान। तो अपने को संरचना से मतलब नहीं है, अपने को काम से मतलब है कि ये काम क्या करता है। तो प्लाज्मा काम क्या करता है उससे बताने से पहले मैं आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। प्लाज्मा का संगठन, तो प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, 90% तो प्लाज्मा में क्या है, जल पानी, और 10% है ठोस पदार्थ। ठीक है, अब अकेले प्लाज्मा की बात कर रहा हूं मैं, उसको भूल जाओ आप, रक्त कोशिका बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा का डिस्कशन चल रहा है। अपन ने पढ़ लिया पूरे ब्लड में 55 है, खुद का रंग पीला है, इन वर्णकों की वजह से है। और प्लाज्मा खुद किन कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना, अब अकेले पे आ जाओ आप। अकेले प्लाज्मा में 90% तो पानी पानी है, फिर जो बचा हुआ 10% है उसमें कुछ ठोस है, पानी के अलावा ठोस ही बच गया। अब ये तो तरल है और ये सॉलिड है, ठोस है। अब पानी की तो चर्चा मैं बंद कर दूं, आपने वो बहुत बार सुनी हुई है, पानी पानी है मछली जल की रानी है, छोड़ दो। 10% बचे हुए ठोस पदार्थों में क्या क्या है, अपने मेन मुद्दा ये है। 10% ठोस पदार्थों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं मैं, विटामिन भी हैं, खनिज लवण भी हैं, ठीक है, और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा 10 में से 8 या 9% मौजूद है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा बहुतायता से पाई जाती है 10% ठोस पदार्थों में। ठीक है, सबसे ज्यादा मौजूद। अब सुन लो प्लाज्मा प्रोटीन, अब इसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। जो चीज काम की नहीं है अपन साथ साथ में उसको लिंक आउट करते जा रहे हैं कि हटा दो उसको, नहीं काम की। अपने को कंपटीशन में सिर्फ अच्छी चीजों को चुनना है और उसी को टारगेट करना है। कचरे को पढ़ोगे तो कभी कंपटीशन सार्थक नहीं होता। कल जैसे मैंने क्लास में बोला था ना, यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकते हो, कंपटीशन के लिए आप रटन विद्या काम नहीं आती। तो नहीं समझ में आता तो 10 बार पूछो, और आपसे जो परेशान होता है पूछने से, फिर उसको उसकी काबिलियत पे भरोसा मत करो। लेकिन पूछोगे नहीं तब तक आप अपने आप को दोषी ठहराओगे। आपको ये लगेगा कि यार पास वाला समझेगा बेइज्जती कर हो रही है यार, इसको कुछ नहीं आता। अरे पास वाले से इज्जत थोड़ी ना बनती है समाज में। आज मेरे पास थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फोन आया था, एक प्रैक्टिशनर है मेरे पास, 2 अटेम्प्ट हो गए उसके, बेचारे का लग साथ नहीं दे रहा। बोलते हैं ना किस्मत और मेहनत दोनों चाहिए कंपटीशन में। तो वो भी कह रहा है कि सर मेरी और गुड्डा की साइड में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसकी, वो कह रहा है सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि नौकरी नौकरी होती है। जो समाज में रेपुटेशन बनती है ना, वो एक तो प्राइवेट हो और एक अपन सरकारी हो। तो बोलते हैं ना कि फिजिकली हमेशा जो आपके साथ रहती है वो चीज़ होती है आपकी नौकरी। आप कुछ मत करो, वो 1 तारीख को जो मैसेज आता है ना स्वीट सा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बाय फलाना फलाना, ठीक है, और दीपावली पे आता है बोनस। ये कितनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ होती है ना। काम करो ना करो लेकिन गवर्नमेंट की आप क्या हो, जवाई हो। आई बात समझ में? उस चीज़ के लिए आप यहाँ बैठे हो, आप जवाइयाँ हो भाई। अब क्या बोलूँ मैं लेडीज़ को आप कहोगे कि हमारे लिए कुछ नहीं बोला, अब मेरे को ये कुछ आता नहीं है ना। अब क्या बोलते हैं लेडीज़ को मुझे नहीं पता, आप फिर लेना। तो अब वापस मेरे को मुद्दे से मत भटकने दो, अब वापस कंसंट्रेट कर दो, ठीक है। 10% ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की, ठीक है। अब सुन लेना, नीचे दिखेगा क्या आपको, मैं बोल के लिखा दूंगा, पहले यहां समझ लो, है ना। अंग्रेजी में लिख दूं,
बाद में हिंदी में आपके कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, देखना ध्यान से, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन नहीं बोला मैंने, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और तीसरा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये बीच वाली है ना जो ग्लोबुलिन, इसके 3 प्रकार हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब यहां तक तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखो मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे आके अटकता है, क्योंकि अपने फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन 5, वैसे तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 ही है ना, 1 2 और 3, लेकिन कुल मिला के देखो तो 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5 के काम याद कर लो, फिर मेरा प्लाज्मा पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, संरचना से मतलब नहीं है, आपको काम पढ़ना है तो काम पढ़ना। एल्बुमिन क्या काम करता है? ओस्मोटिक प्रेशर, आपने नाम सुना है, प्रासरण दाब, किसको कहते हैं बताओ? पूरी साइंस पढ़ के आए हो आप, आज तक 12वीं कर ली, डिप्लोमा कर लिया, कभी आपने अपने टीचर को, साइंस वाले को पूछा सर मेरे को बताओ प्रासरण दाब क्या होता है? पूछते तो भी नहीं बता पाता, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता, उसने भी रटा हुआ है, आपको बक दिया, ठीक है। मैं किसी के लिए टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी बताई नहीं गई है, ठीक है। तो एल्बुमिन हमारे भी नहीं बताते टीचर, खुद खुद ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, खुद सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। आपको मैं नहीं बताऊंगा, उससे ज़्यादा आप, मैं यहाँ 50% बताऊंगा, 50% आप खुद दिमाग लगाओगे कि यार ये और ऐड करता हूँ मैं। पढ़ने वाला बच्चा ये सी चीज़ें करता है, ठीक है। तो एल्बुमिन शरीर में किसका कंट्रोल करती है? परासरण दाब। इसका मतलब समझो आप क्या होता है परासरण दाब नियंत्रण। यानी मान लो आपके शरीर में कोई पदार्थ बह रहा है, जैसे मान लो कोई भी तरल है शरीर में, जैसे पशुओं में रूमन के अंदर रूमिनल फ्लूइड होता है, ठीक है। अपने शरीर में पेरिटोनियम में, उदर गुहा में भी कुछ ना कुछ तरल भरा हुआ होगा, जिसकी वजह से चिकनाई रहती है। आंत के अंदर भी आपने सुना होगा कि म्यूकस की लेयर होती है, जिसकी वजह से अंदर चिकनाई होती है। समझते हो ना बात को? तो कहने का अर्थ है शरीर में जो जितने लिक्विड हैं उनको न तो गाढ़ा होने देना, न उसको और पतला होने देना। उस क्रिया को क्या बोलते हो? किसी द्रव को उसकी अवस्था में बनाए रखना, वो कहलाता है प्रासरण दाब। अब समझ गए? उसको हिलने नहीं देना, ना मोटा होने देना ना पतला होने देना। यानी वो पतला होगा तो भी रोग पैदा करेगा और मोटा होगा तो भी रोग पैदा करेगा। तो उस क्रिया के लिए शरीर में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए? एल्बुमिन। तो सीधा क्वेश्चन अगला आपको यही पूछेगा, शरीर में ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्रासरण दाब को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आपको मैंने प्योर मारवाड़ी भाषा में बता दिया कि ऐसी चीज को समझ लो, न गाढ़ा होने देना न पतला होने देना, उस क्रिया को कंट्रोल करती है एल्बुमिन, उस क्रिया को कहते हैं प्रासरण दाब, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो फाइब्रिनोजन, बीच वाली को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये तीनों अलग हैं। फाइब्रिनोजन क्या है? देखो शरीर में, मैंने कल की क्लास में आपको बोला था, अपने कहीं भी चोट लगती है तो खून बहता है, और खून बहता है तो थक्का तो बनेगा। ये तो शरीर के लिए भगवान ने एक सिस्टम दिया है कि वायु के संपर्क में, वुंड आते ही, कट लगते ही वायु के संपर्क में थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं आएंगी और वो रक्त का थक्का बना देंगी। लेकिन कोई तो उसको मदद करता होगा, उसकी कोई तो असिस्टेंट होगा। जैसे हर मंत्री का पीए होता है, अधिकारी के नीचे भी कोई ना कोई पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो उसकी मदद करता है। भाई अधिकारी तो आदेश देता है, तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करता होगा। वो मदद करने वाला पदार्थ है फाइब्रिनोजन। तो आप अच्छी तरीके से मेरी लाइन टू लाइन को पकड़ना, शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? सहायता फाइब्रिनोजन। थक्का बनाती है प्लेटलेट्स, रक्त कोशिका पढ़ाऊंगा ना वो, लेकिन मदद करती है फाइब्रिनोजन। तो या तो अगला पूछेगा कि मदद करने वाले पदार्थ का नाम बताओ, तो आप कहोगे फाइब्रिनोजन, या सीधा पूछ देगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताओ, तब आप कहोगे फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो पर्सनल सेक्रेटरी है, ये नहीं बनाती लेकिन मदद करती है कि मैं हूं ना तेरे साथ, सारा लगाती हूँ चल बना, ठीक है। अब अकेले आदमी से ये काम नहीं हो रहा, तो इसकी मदद कौन कर रही है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब ये कहाँ से बनती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन आप देख रहे हो, ये देन है अपने शरीर में एक बढ़िया सा ऑर्गन है लीवर। लीवर के कारण ये सब प्लाज्मा प्रोटीन जनरेट होते हैं, है ना, बढ़िया ऑर्गन लीवर। ये लीवर की देन है।
इसीलिए कहते हैं लीवर का शरीर में डायरेक्टली रोल होता है, डाइजेशन में रोल होता है, भूख में रोल होता है, ठीक है, शरीर की क्रियाओं में रोल होता है, सब में रोल होता है। आप जितना भी जहर खा लो, लीवर बेचारा कितना मदद करता है, ठीक है। बिना लीवर के आपके शरीर में कोई सपोर्टिव नहीं है। तो आप यदि सब कुछ दिल को ही मानते हो तो वो भी बेकार है, दिल अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना लीवर के, ठीक है। तो हर चीजें मेल से ही होती हैं, ये थक्का भी मेल से ही बनेगा। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक, देखो इस लाइन को जोर दे के बोल रहा हूँ, इसमें मत कर देना। देखो अगला सीधा क्वेश्चन में पढ़ते ही अपन सीधा ऑप्शन पे कूदते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लाज्मा प्रोटीन है। आपने थक्का देखा सीधा और नीचे प्लेटलेट्स पे टिक करके आगे, ये तो जल्दबाजी तो मारती है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। कंपटीशन में अगला गलती करवाना चाहता है और आप उसके अनुसार चल लिया, ले थक्का बनाती है और ये तो पहले हुआ है प्लेटलेट से बार बार नार बूझे कि हाँ यार तुझे के दिन ध्यान सुनी यह बात, थक्का बनाने में मदद पूछ रहा है। तो मदद किसने की? दोनों ऑप्शन थे, लेकिन आप प्लेटलेट्स करके आ जाते हो, ये गलत है। तो प्राशन दाब इसने कंट्रोल कर लिया, थक्का बनाने में इसने मदद कर दी, तीन और बच गई, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये क्या काम करती है? जितने भी शरीर में हार्मोन है, एंजाइम है, जितने भी हार्मोन और एंजाइम, उनका एक जगह से दूसरी जगह बस में बैठ के कौन पहुंचाता है? अल्फा ग्लोबुलिन। हार्मोन और एंजाइम का परिवहन मुख्य रूप से किसका काम है? अल्फा ग्लोबुलिन। ये तो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ना, तो उनको भी यही पहुंचाती है। अब जैसे मैं आपको एक हार्मोन का उदाहरण देता हूँ हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दिमाग से सीक्रेट होता है। आपको यूरिनेशन करना होता है या पशु को यूरिनेशन करना होता है तो किडनी के अंदर जाता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना संग्रही नली का, उसके ऊपर वाले छिद्र में आता है और वहाँ पे एडीएच हार्मोन लास्ट में कहते हैं ना, संग्रही नलिका के कारण, संग्रही नलिका एडीएच हार्मोन के कारण जल और यूरिया के लिए पारगम्य हो जाती है और मूत्र का सांद्रण हो जाता है। तो मूत्र का अंतिम सांद्रण स्थल होती है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे एडीएच हार्मोन आता है। उस एडीएच हार्मोन को लाया कौन? अल्फा ग्लोबुलिन। इसको अल्फा बोलते हैं, यदि ये सीधा हो तो इसको क्या बोलते हैं? गामा, ठीक है। बीटा का क्या काम है? बीटा का काम है खनिज तत्व का परिवहन करना, और मुख्य रूप से दो खनिज तत्व है, आयरन और कॉपर। और भी करती है, लेकिन मुख्य टारगेट कौन है इसका? आयरन और कॉपर बहुत पसंद है इसको, जहां मिलेंगे एक जगह से कह देंगे दूसरी जगह मैं पहुंचाता हूँ भाई, ठीक है, मेरी बस की डायरेक्ट सुविधा है, नीचे तक घुटनों तक ले जाऊंगा तेरे आयरन और कॉपर को, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम का परिवहन इसने किया, आयरन और कॉपर का इसने किया। फिर ये क्या काम करती? गामा। गामा जहां भी नाम आए एक चीज रट लेना, 99% आएगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कंट्रोल करना, बनाती नहीं है एंटीबॉडी, बनाती है डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी को कंट्रोल करती है, बन गई ना, उनको नष्ट नहीं होने देती। कौन सी? प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये एंटीबॉडी को नियंत्रित करती, ठीक है। ये आपका हो गया प्लाज्मा। जितनी चीज आवश्यक थी सब बताऊंगा मैं आपको, इसमें थक्का बनाने की क्रिया भी बताऊंगा, लेकिन कचरा 1% नहीं पढ़ाऊंगा कि आपकी बुक में 15-20 पेज में दे रखा है मैं उस चीज को फॉलो करूं, ऐसा मेरे से नहीं होता। जो काम की चीज है इसी वे में आप पढ़ोगे, यही तरीका है, ठीक है। अब देखो दोबारा से सुन लो, रक्त दो चीजों से मिलकर बना, एक तो अब इधर मत देखो, प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका। प्लाज्मा कितना है पूरे ब्लड में? कितने वर्ल्ड वाइड? 55%, और बचा हुआ 45, ठीक है। प्लाज्मा का रंग कैसा है? क्यों है? बिलीरुबिन और कैरोटीन को। प्लाज्मा में खुद में कौन कौन सी चीजें हैं? 90% पानी है, 10% पानी को भूल जाओ। ठोस पदार्थों में सबसे मोटी चीज प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। ग्लोबुलिन के 3 भाग, अल्फा, बीटा और गामा, तो टोटल हो गई 5। अब पांचों के काम बता दो। एल्बुमिन का प्रासरण दाब नियंत्रण, शुरू से चल लेते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन का हार्मोन और एंजाइम का परिवहन, बीटा ग्लोबुलिन का खनिज तत्व का परिवहन, आयरन और कॉपर मुख्य रूप से, गामा का एंटीबॉडी नियंत्रण, कंट्रोल, बनाती नहीं है कंट्रोल करती है, और फाइब्रिनोजन का रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लाज्मा, ठीक है। दिखा दूं?
तो यहाँ तक लिख लो आप बस, है ना। नीचे वाली चीज़ मैं एक बार आपको बता दूंगा। 90% जल, 10% ठोस पदार्थ और प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा, यहाँ तक लिख लो। फिर मैं ऊपर लिखाता हूँ, वापस ऊपर लिखा दूंगा, यहाँ तक उतार लो। इसी क्रम में उतारना यार, अलग अलग लिखना मत। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो टीचर जिस वे में पढ़ाता है उसको छोड़ना मत। हटा दूं? अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना है ना, आपने यहाँ से छोड़ा ना, यहीं से चालू कर लेना। अब साथ साथ में लिख लो ना, मैं लिखा रहा हूँ वैसे। प्लाज्मा प्रोटीन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 प्रकार की बताई थी मैंने। पहली लिख लो एल्बुमिन। इसका काम है प्रासरण दाब नियंत्रण, ओस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल, प्रासरण दाब नियंत्रण। फिर अपन ने बीच में पढ़ी ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन नहीं है, ग्लोब्यूलिन है। इसके 3 प्रकार, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का काम हार्मोन और एंजाइम का परिवहन। जहां भी हार्मोन दिखेगा, एंजाइम दिखेगा, अल्फा प्लाज्मा प्रोटीन आएगी। बीटा का काम खनिज तत्व का परिवहन, मुख्य रूप से आयरन और कॉपर। और गामा का काम एंटीबॉडी नियंत्रण, एंटीबॉडी कंट्रोल। एक लास्ट वाली बच गई, वो यहां उतार देता हूं, फाइब्रिनोजन। इसका काम रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, बनाने में सहायक। इस चीज को अंडरलाइन कर देना, और एंटीबॉडी नियंत्रण को अंडरलाइन।
तो प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा? ऑर्गन का नाम बताया था मैंने, लीवर। ठीक है, ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, आप नोट कर लिया करो छोटी सी जहाँ आपको जगह मिलती है। वैसे लीवर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तब वहाँ भी आएगी बात, लेकिन कई बार क्या होता है अपन बातों बातों में कई चीज़ें मिस हो जाती हैं बतानी, और वही क्वेश्चन बन जाती हैं। पढ़ाया हुआ सब होता है, बस आपका उस वक्त जो दिमाग कितना काम करता है बस वो चीज़ मायने रखती है। ठीक है, प्लाज्मा कंप्लीट है, और बताओ इसमें कोई समस्या हो तो। 55% है, पीला रंग है, 2 संगठनों से मिलकर बना है, पानी है, 10% ठोस है। ठोस में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है, 5 प्रकार की हैं, और पांचों अलग अलग काम करती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बनती हैं ये आपको पता है। हटा दूँ? तो अब देखो नेक्स्ट कंटेंट, पहला संगठन तो कर लिया प्लाज्मा, सेकंड संगठन बच गया रक्त कोशिका। अब एक बार देखो, अब रक्त कोशिका को इसके साथ में अपन कर नहीं सकते, तो मैं एक बार अलग से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब सेकंड कंपोनेंट को यहाँ से उठाते हैं अपन, रक्त कोशिका। एक बार लिखो मत, समझ लो। ठीक है, लिखने के लिए समय मिल जाएगा। रक्त कोशिका, ब्लड सेल, तो ये तो सबको पता है कि ये मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की हैं, शरीर में मौजूद ही 3 ही होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैं पहले हिंदी नाम लिखा देता हूँ, है ना। एक बोलते हैं अपन लाल रुधिर कणिका, जिसको कहते हैं आरबीसी। आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। कणिका मतलब कोशिका। दूसरी देखो, श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। और तीसरी है जिसको अपन बिंबाणु बोलते हैं, क्या है? हाँ, दिक्कत है यार, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। अब देखो नाम तीनों के बताता हूँ मैं, एक एक नाम से और जानते हैं इनको। आरबीसी को दूसरे नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट, साइट्स का मतलब कोशिका, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। तो इरिथ्रो मतलब लाल रुधिर कणिका, आरबीसी। और यदि मैं पहले ल्यूकोसाइट लगा दूं तो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। ल्यूको मतलब सफेद, इरिथ्रो मतलब लाल, और थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो मतलब थक्का बनाने वाली, थ्रोम का मतलब है थक्का, और बनाने वाली कोशिका, साइट। आ गई बात समझ में? तो नाम क्यों पड़े वो भी पता चल गया। इरिथ्रो मतलब लाल, ल्यूको मतलब श्वेत, और थ्रोम्बो मतलब जमाने वाली। ठीक है, तो ये 3 कोशिकाएं हैं, इसी क्रम में शरीर में पाई जाती हैं, जिस क्रम में मैंने आपको लिखाया। सबसे ज्यादा कौन है शरीर में खून बनाती है? आरबीसी। सेकंड नंबर पे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लगभग 70% के लगभग 65 से 70% शरीर में यही है। बिना आरबीसी के कुछ नहीं है, अपने को सांस ही नहीं आ सकता, खाना पीना नहीं खा सकते, अंतःस्त्रावी हार्मोन नहीं जा सकता, ये पहले पहले बता दिया मैंने। ठीक है, उसके लिए सबसे मोटी जनक ये है, और बाकी काम मेंटेनेंस का इन दोनों का है। वो बोलते हैं ना कि घर तो बना दिया दादाजी ने, लेकिन मेंटेनेंस का काम ये तो बाप है, ये पोता है। ठीक है, तो दादाजी, पिताजी और पोताजी, ये काम है। तो आगे से आगे पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं, मतलब उस मेंटेनेंस में, उस पौधे में पानी डाल रहे हैं, आगे से आगे उस चीज की वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन जनक तो यही है ना, सब कुछ इसी ने नींव रखी है। तो इसी क्रम में तीनों मौजूद है। अब देखो तीनों का मैं अंतर बताता हूँ। तीनों में जो डिफरेंस बन सकता है वो बता देता हूँ, उसके बाद में तीनों अलग अलग पढ़ते हैं सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग खासियत की होती है। तीनों में पहला अंतर बनता है कि ये सबसे बड़े आकार में कौन है, सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो पहला अंतर है मात्रा और आकार के आधार पर, मात्रा और आकार के आधार पर। आप बताते जाओ, बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में शरीर में कौन सी रक्त कोशिका है? तो यहां लिख दूं इसके नीचे, सर्वाधिक मात्रा में मौजूद।
तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन है ये भी पता चल गया, एक कंप्लीट है एक चीज। सबसे बड़े आकार की रक्त कोशिका तीनों में, आकार तो समझते हो, साइज बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ा आकार कौन सी रक्त कोशिका का है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मात्रा में है, ये सबसे बड़े आकार की है। इसका यहाँ से पता चल रहा है आपको, ये इसका और कोई रोल नहीं है, जहाँ चोट लगेगी भागी भागी आएंगी, ब्लड के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, आप जैसे आपकी ये डेंगू वेंगू होती है, उस वक्त कौन सी काउंट कम हो जाती है, ये करती है ना, उस वक्त ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि शरीर में पहले से कम है और ज़्यादा कम होती है, तो उसकी मतलब है शरीर उस नुकसान को झेल नहीं पाता, इम्यूनिटी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक है, तो डेंगू जैसे रोगों के अंदर आपको त्वरित प्रभाव से इलाज चालू कर देना चाहिए, ताकि, क्योंकि ब्लड का मामला होता है, वहाँ रिस्की होता है। तो ये होती है रक्त का थक्का बनाने वाली, रक्त का थक्का बनाती है। कौन सी कोशिका रक्त का थक्का बना रही है, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो तीनों के बारे में एक अंतर तो ये पढ़ लिया, जो डिफरेंस कर सकते हैं वो कर रहा हूँ, जो नहीं कर सकते फिर अलग अलग पढ़ाना मजबूरी है ही, वो तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा बताओ, उत्पत्ति कहाँ से निकलेंगी, कौन बनाएगा इनको, कोई तो चीज शरीर में होगी जिनसे ये निकलती हैं, जन्म लेती हैं। ठीक है, जैसे इंसान हो चाहे धरती के ऊपर कोई भी जीवित प्राणी हो, उसकी तो कोई मदर है ही, माता से तो किसी ने जन्म लिया है। तो इनका जन्म किससे हुआ, आरबीसी का जन्म होता है, जन्म से पहले ही चालू हो जाता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तब भी उस आरबीसी बनने चालू हो जाती है उसके शरीर में। कहाँ से बनती हैं, लीवर से और प्लीहा से, और जन्म के बाद बनती हैं, जब जन्म ले लेता है ना, उसके बाद में खुद ऑटोमेटिक दारोमदार हो गया खुद के ऊपर, तो पूरा का पूरा शरीर फिर कहाँ से बनाएगा, अस्थि मज्जा से, बोन में। अस्थि मज्जा समझते हो, जैसे ये पूरी बोन है, उसके बीच में जो लिक्विड है ना, जो बीच में जो द्रव भरा हुआ है, जो चिपका हुआ है हड्डियों के चारों ओर, उसको कहते हैं बोन मेरो, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो जन्म से पहले तो बनती है किससे, आरबीसी, यकृत और प्लीहा से। ठीक है, ये याद रखना, और जन्म के बाद बनती है अस्थि मज्जा से। ठीक है, और इन दोनों में अपने को रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राणी खुद बना रहा है, मजबूरी है उसकी बनाना, क्योंकि जन्म ले लिया उसने, तो ये दोनों भी बनती हैं अस्थि मज्जा से। तो बाकी तो देखो रटने की जरूरत कहाँ पड़ी आपको, सभी अस्थि मज्जा से बन रही हैं, बस एक में ही आपको याद रखना है कि लीवर से बनना चालू हो जाएगी जन्म से पहले ही, कौन सी, आरबीसी। ये भी अस्थि मज्जा से बनती है और ये भी अस्थि मज्जा से बनती है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, क्लियर, तीनों अस्थि मज्जा से बन रही हैं, बस ये जन्म से पहले चालू हो गई। तो आकार और मात्रा भी पता चल गई, उत्पत्ति भी पता चल गई। अब बताओ जीवन काल, कौन कितने दिन जीती है, लाइफ स्पेन जानते हो ना, जीवन काल, सबसे लंबा जीवन काल, जो एक बार बन गई तो इतने दिन तो जीवित रहेगी शरीर में, 120 दिन। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन भी चैलेंज हुआ था 2016 की भर्ती में ही, और बाद में इसको डिलीट ही करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में, ऑथेंटिक बुक्स में अलग अलग आंकड़े हैं, कोई 126 दिन दे रहा है, कोई 110 दिन दे रहा है, लेकिन ये मानते हैं कि 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट हो जाती है शरीर में। तो आपको लगभग लगभग औसतन जीवन काल याद रखना है, इसका होता है लगभग 120 दिन। ठीक है, इसका एक अपवाद है मुर्गा, जिसमें महीने भर ही जीवित रहती है आरबीसी, 35 दिन। इसका अपवाद है मुर्गा, मुर्गे में आरबीसी कितने दिन जीवित रहती है, 35 दिन। ये एक खास तौर पे याद रख लेना, मुर्गे में आरबीसी का जीवन काल होता है 35 दिन। अब आप कहोगे सर ये और बताओ, डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिएगी और प्लेटलेट्स कितने दिन जिएगी, नहीं बनेगी, जीने का मतलब ये नहीं है कि मृत होगी तो फिर और दोबारा आएंगी ही नहीं, क्या दोबारा तो आती हैं, ये शरीर का निर्माण है, कोशिकाएं नष्ट होती हैं बनती हैं, कोशिकाएं नष्ट होती हैं बनती हैं, ये भी कोशिकाएं हैं, तीनों कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में शरीर में अस्तित्व में है, और बाकी शरीर में कोई द्रव फॉर्म में अवस्था में मौजूद होती हैं, कोई ठोस में अवस्था में मौजूद होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 10 से 15 दिन, ये भी आपको वेरिएशन मिलता है, कोई 10 दिन जीवित रहती है, कोई 15 दिन, कोई 16 दिन भी चली जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में तो बहुत कम है जीवन काल, और बनती है नष्ट होती है। फिर इसमें आ जाओ, इसका और भी कम है, 7 से 10 दिन।
यानी सबसे छोटा जीवन काल कौन सी रक्त कोशिका का है? बिंबाणु का। उससे छोटा डब्ल्यूबीसी का, और सबसे बड़ा आरबीसी में सबसे छोटा मुर्गे का। ठीक है, सबसे बड़े आकार की रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा शरीर में पाई जाती है। रक्त का थक्का कौन सी बनाती है? ठीक है, यकृत और प्लिया से कौन सी बनती है? बाकी तीनों किससे बनती हैं? बस ये चीजें एक बार ये उतार लो, बाकी की चीजें अलग अलग पढ़ानी पड़ेंगी, आरबीसी को अलग, डब्ल्यूबीसी को अलग, ऐसा कैसा उतार लो आप। पीछे वाला गेट ही खोल लिया करो यार वो।
क्या दिक्कत है इसमें? रोशनी थोड़ा ना आती है। वो निर्वात की व्यवस्था तो रखा करो थोड़ी, इधर उधर हवा पास होती है, घुटन होती है यार। हाँ। लिख लिया होगा आपने। तो ये तो इनका मैंने मोटा मोटा परिचय दिया आपको कि ये तीनों अपन डिफरेंस करेंगे तो इसी प्रकार की आपको दिखेंगी। अब अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। आरबीसी में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा कि कौन से जानवर में कौन सी आकृति की होती है, ठीक है, कौन से में उभयाउतल है, कौन से में गोलाकार है, कौन से में आरबीसी के अंदर केंद्रक है, कौन से में नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपने को क्लियर करनी पड़ेंगी। आरबीसी का खुद का रंग लाल क्यों है, आरबीसी क्या काम करती है शरीर में, रक्त का परिवहन करती है। आरबीसी के कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 35% होता है। एक गोला होता है जिसमें बीज के अंदर कोशिका द्रव्य है, उसमें 35% मौजूद है हीमोग्लोबिन, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वो है आरबीसी। अब कई बार क्या होता है, आरबीसी पंचर हो जाती है, आरबीसी के कारण खून में खून आने लगता है, ब्लड किस में, मूत्र में या आपके फिसेज में, मल के अंदर। तो ये एक एक करके डिटेल अपने को अलग अलग पढ़नी पड़ेगी कि हिमेचूरिया किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिनूरिया किसको कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइथेमिया, ठीक है, और इरिथ्रोपोइसिस, ये टर्मिनोलॉजी आएंगी। उसके बाद में कौन से जानवरों में किस साइज की है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और सबसे बाद में आपको एक प्रोसेस लिखाऊंगा, कास्केडिंग, रक्त का थक्का बनने की क्रिया, ठीक है। तो वो चीज़ें अपन यहाँ तक नोट करेंगे। एक चीज़ मेरी आपने अभी तक पूछी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। देखो, आप सब जानते हो अपने कहीं चोट लगती है तो तुरंत थक्का बनता है, तो अपने शरीर में क्यों नहीं बनता, ब्लड क्यों बह रहा है? ये चीज़ क्यों, ये चीज़ अपने सामने, ये बातों बातों में, ये ऑटोमेटिक में सुबह क्लास में बता रहा था, तो उनको मैं कृत्रिम एंटीकोगुलेंट बता रहा था, ईडीटी, उसकी फुल फॉर्म बता रहा था ऊपर वाली क्लास में, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो उस वक्त उनमें से किसी एक ने पूछा, तब मेरे ये बात दिमाग में आई, उन्होंने पूछा सर फिर ये खून जो बह रहा है शरीर में ये क्यों नहीं जमता? ये इसलिए नहीं जमता क्योंकि अपने ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं हिपेरिन। वो एंटीकोगुलेंट है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। यदि मान लो हिपेरिन नहीं होता तो ब्लड जमा हुआ था, और जमा हुआ होता तो अपन ने न तो सांस आता, न ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता, अपन सब किस अवस्था में मिलते, मृत अवस्था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको मैं कल वाली क्लास में आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी करवा के लगभग लगभग कल ये ब्लड वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आज मैं आया तो हूँ, लेकिन मेरे ऊपर की बात है, सीधी मेरी सगी नानी जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन नया बेस था, तो कृष्ण जी के आग्रह पे कि साहब आप दाग में भी बाद में जाओ। अब मेरे को तो वो मृत ही मृत चीज़ें दिख रही हैं अब। ठीक है, फिर भी कोई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मुझे नहीं पता, एक जगह दिमाग वहाँ चल रहा है कि झुंझुनू जाना है यार, नानी जी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है।